Class. Today I am going to continue the chapter of cell organelle. Before that, let's just listen to a motivational music. Hope you will like it. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। Okay, so this is the music which you have heard. Means just a motivational music which I was going to which I was showing you. Actually, this is a need which everyone is going after. What the people have to do, and really everyone is worried and now they are so bored staying at home. इसलिए आपको म्यूज़िक सुना रहे हैं कि थोड़ा इंटरटेन हो जाए. अब मुझे क्या पढ़ाना है इसको मैं आपको बता रही हूँ. हमने कल सेल ऑर्गेनल्स किए थे, केवल 2 आपके सेल ऑर्गेनल्स रह गए हैं. आपने माइटोकॉन्ड्रिया कर लिया, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लिया, गोल्गी एपरेटस कर लिया. गोल्गी ही एपरेटस में लाइसोसोम के बारे में भी कि लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग. उसको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि जो आपने गोल्गी एपरेटस बनाया था, गोल्गी एपरेटस का इस तरीके से स्ट्रक्चर आपने बनाया था ऐसे करके. तो यहाँ से क्या होता है कि स्टेक्स होते हैं, ये ट्यूब्यूल्स लाइक ऐसे होते हैं करके, ये सिस्टर्न होते हैं किनारे किनारे, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे करके. तो यहाँ पे क्या होता है कि इधर से ऐसे ऐसे करके ये वेसिकल्स गिरते हैं. व्हाट आर दीज आर नोन एज वेसिकल्स. अब नो व्हाट हैपन्स इन दिस वेसिकल्स, some vesicles accumulate acids in them. If they have acids, it becomes lysosome. We call it as lysosome, and lysosome is also known as suicidal bag. सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको. जैसे हम वाइट ब्लड सेल्स को अपना सोल्जर बोलते हैं, ऐसे ही सेल का सोल्जर कौन है, दैट इज़ लाइसोसोम. अब ये जो लाइसोसोम करता है क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं सेल ऑर्गेनल उनको खाता है इटे, और उनको खाने के लिए कभी कभी क्या हो जाता है कि बर्स्ट हो जाता है. समटाइम्स इट बर्स्ट एंड इट ईट देम. अपना एसिड एंजाइम्स रिलीज़ कर देता है, एसिड रिलीज़ कर देता है एंड इट किल्स द फॉरेन particles. That's why this is known as a suicidal bag. Okay, now what we are going to study? We are going to study regarding plastids. Plastids are the cell organelles which are present only in plants. They are absent in animals. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो इस पर PLANTS होती है पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. तो किस में होता है प्लास्टिड? प्लांट्स में. प्लास्टिड्स आप देखोगे कि इसके में दैट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसमें फ्लूइड होता है जिसको हम लोग वी कॉल इट एज स्ट्रोमा. स्ट्रोमा इज़ प्रेजेंट, और उसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसमें क्रिस्टे नहीं होते. दे हैव देयर ओन DNA, और ये 3 टाइप का होता है. मोस्टली प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं. पहला क्या है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट. इट इज़ वन ऑफ द प्लास्टिड्स. क्लोरोप्लास्ट से आपको नाम पता लग गया. उसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल. यस, वेरी गुड, यू नो. क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है. दैट्स वाई इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन. इट इज़ ग्रीन इन कलर. अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो ऐसे करके बनाया होगा. देखो क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे स्टेक्स बना देते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ये डबल मेम्ब्रेन बना देते हैं हम लोग, और इसको हम ट्यूब से जोड़ देते हैं. they are attached with tubes like this.
तो दिस आर नोन एज ग्रेना। ये क्या है, दिस इज ग्रेना। और ये जो आपको ट्यूब दिख रही है ये स्ट्रोमा है, ठीक है। ये जो इधर स्ट्रोमा फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें अपने इसके RNA होते हैं, दैट इज ऑल प्रेजेंट होगा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड इज अ डबल लेयर। ये क्या है, दिस इज इट्स RNA। इसमें अपना स्टार्च भी होता है, फैट भी होता है, तो इसलिए ये सब अपना प्रोटीन और ये सारी चीज़ें अपने आप ही ये इसमें से ले लेता है। राइबोसोम होते हैं तो इसका अपना प्रोटीन होता है। अब दूसरा जो इसमें होता है दैट इज़, ये मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। अब इसमें जो दूसरा प्लास्टिड है, सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज़ नोन एज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, जो क्रोमोप्लास्ट होता है इट गिव्स कलर। ये क्या करता है, ये कलर देता है। किसको कलर देता है, ये कलर देता है फ्रूट्स को और फ्लावर्स को, ठीक है। इट इज़ गिवन बाय क्लोरोप्लास्ट। उनके नाम क्या होते हैं, कैरोटीन ये नाम होता है, जिस xanthophylls, these are the name which are being given to them. अब इसके अलावा एक क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी कलरलेस होता है, xanthophylls होते हैं। और जो थर्ड टाइप का है, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ ल्यूकोप्लास्ट। उसको हमने क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। विदाउट कलर, विदाउट एनी कलरलेस प्लास्ट, विदाउट कलर, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या स्टोर करते हैं, दे स्टोर स्टार्च। जैसे पोटैटो में ये स्टार्च स्टोर करते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं, प्रोटीन स्टोर करते हैं, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस। इसके अलावा एक और पार्ट होता है जिसको मैं अभी आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनल्स, जो कि प्लांट्स में बिग होता है, एक होता है एंड इट इज़ क्वाइट बिग, वन, ओनली वन इन प्लांट्स में वन बिग होता है एक प्लांट्स में, एंड इट स्टोर्स वाटर फॉर द। और एनिमल्स में छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स आर देयर एंड देयर प्लेंटी ऑफ वैक्यूल्स आर देयर, ठीक है। तो ये वाटर स्टोर करता है प्लांट्स के लिए, that's why it is present over there. Now we will look at the video, and if that is not clear you can ask questions regarding all these organelles. Okay, now we'll switch over to the video. Suddenly realize that you haven't inserted the battery in the phone. So this tells us cell organelles. Hello everyone. Just as how last time we tried linking cells and cancer together, this time let's discuss something about skin cells. We all must have heard that snakes shed their skin, which means they get rid of their old skin. So have you all ever wondered if this happens in humans? Yes, it does happen, but in a different way. Human skin is an amazing organ which acts as a protective layer to the human body. And as you can see here, this skin is made up of many layers. The bottommost layer is where new cells are formed, where it receives nutrients and oxygen from the blood. These new skin cells gradually push their way to the top. When they reach the top, they die and are worn out by the environment and your daily activities. These dead cells break away from the top layer and fall off, making room for newer cells growing up from below. But all this doesn't happen overnight. It takes roughly 1 month for new cells to get all the way to the top layer. So on a daily basis, an average sized human sheds 30 to 40,000 skin cells an hour. And over a period of 24 hours, you lose almost 1 million skin cells. So let's not worry, as now we know that new cells are being formed in the bottom layer of our skin. After this little piece of information, let's move on to our topic of cell organelles.
Imagine that you have just purchased a new mobile phone. Despite all your efforts, you fail to switch it on. But then you suddenly realize that you haven't inserted the battery in the phone. So this tells us that the phone will function only if it contains the battery, which is its power source. In a similar way, the cell requires some amount of energy to perform its functions. And this energy is obtained from a special organelle present within the cell. According to its appearance, it has varying shapes like rod, cylindrical, and thread-like structures that looks like granules in the cell, and because of this reason, it is rightly named as mitochondria. And the main function of this organelle is producing energy for the cell. But before that, let's get familiar with its structure in more detail. As you can see, it is made up of a double membrane or a covering. Here, let's pause and try remembering if we've discussed any other cell organelle that has a double membrane. Yeah, that's right. It is the nucleus. Same is the case in a mitochondria. It has an outer membrane which has tiny pores for transfer of substances in and out of the cell. And it has an inner membrane which is extensively folded with the motive of increasing the length of its boundary. But why does it need more length? Let me give you a simple example. Imagine that you have a circular field and you're asked to grow crops on its inner boundary or circumference. The number of crops that can be planted will be limited. But if we plant crops in a crisscross or a twisted manner along its boundary, then the number of crops planted will be more in this case. Thus, the quantity of grains obtained will be more in the latter case. So, coming back to mitochondria, it produces energy because of some particles on the inner membrane. And the reason for increasing the surface area of the inner membrane is to accommodate more number of such particles. These particles are called as F1 particles. So more the number of particles, more will be the energy produced. But you must be wondering, how does this organelle produce energy? So let me tell you all, the food you eat, which contains carbohydrates and fats, are taken along with the oxygen you breathe to produce the required energy, which is in the form of ATP. Hence, ATP is called as the energy currency of the cell. So scientifically we say that whatever work we do in our day-to-day life, we use up the ATP from the cells to carry out that work. In a mitochondria, it's not only the membrane that is similar to the nucleus. Just like how the nucleus contains DNA, the mitochondria too has its own DNA. It is also somewhat similar to the endoplasmic reticulum, which we have already discussed previously. The ribosome particles attached on the rough ER, which makes proteins, is also present inside the mitochondria. So the mitochondria is the only organelle which makes its own proteins according to its requirement. Here let's have a look at the entire animal cell. We have indeed completed discussing all the cell organelles. But what about the plant cell? We haven't spoken about two cell organelles which are present only in the plant cell. So let's come to that. So before we begin, let's pause and think, where do the plants and their fruits and flowers get their color from? So to answer this, plant cells contain an organelle known as plastids, which manufacture and store important chemicals or pigments which gives the parts of the plant its color. Plants require color to help them carry out their basic activities. These color pigments are present in tiny bags or sacs. When I said a sac-like structure, you must be thinking about a lysosome, right? But one major difference
between both these organelles is that a plastid is made up of a double membrane, while the lysosome, which we spoke about previously, is made up of only a single membrane. Based on the contents of a plastid, the plastids may be of three types. Chloroplast. Plants have a very distinct green color, which they get from a green pigment called chlorophyll, which is present in this type of plastid called chloroplast. And this pigment in this plastid helps the plant to make its own food, a process which we call as photosynthesis. Chromoplast. This plastid contains different colored pigments, and this type of plastid is present in the cells of fruits and flowers, thus giving them their distinct colors. Leucoplast. These plastids don't contain any colored pigment, but it contains proteins required for the plant cells. And leucoplasts are present majorly in the root cells of the plant. I hope we are clear till here. So moving on, we are all aware of a water dam, right? Now what does the water dam do? It stores water and supplies the stored water to the entire village. So similarly, there's a large organelle which stores all the water required by the plant cell for its living. It is so large that it covers 80% of the cell volume. This organelle is called as the vacuole, which is a French term for little vacuum. Excess water along with waste materials of the cell which is present in this organelle is given out by the plant through evaporation, and this process is called as transpiration. We all know that if we don't water our plants for a day or two, they start to droop or wilt, which is just the result of low water level in this vacuole. And because of this low water level, the vacuole starts to shrink in size, which explains the wilting of the plant. So we've completed discussing all the plant cell organelles. So let's quickly revise our previous sessions. Here we've completed discussing everything about cells. Let us quickly go through all the cell organelles and try to recollect their functions. And as we know, cells group up to form tissues, which is the next level of cellular organization. Do tune into us for those sessions. Now this you have seen. Now we'll switch over to that part that you have about these organelles we have done. Now the two more things you have to see. One, you have to see the differences between plant cells and animal cells. Differences between plant and animal cells. As you have seen all these organelles, animal cells, that you have seen that plants have cell wall, animals do not have cell wall. Plants have plastids, animals do not have plastids. Plants have a large vacuole and animal cells have a small vacuole. Okay, so these are the basic difference. One more difference I want to tell you, which is not given in your book, but you should know. In animal cells, centrioles and centrosomes are present. What are present in animal cells? Centrioles and centrosomes, which are absent in centrosomes, which are absent in plant cell. This also you can write differences, you can write about this. And one more thing which you are going to study, that is a little bit in some books they have given, that the how cell divides. So there are two ways the cell divides, by the two methods. They are the two ways by which the cell divides. One is known as mitosis, another is known as meiosis. माइटोसिस में क्या होता है, इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको? इक्वेशनल डिवीज़न. इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न. कौन सा डिवीज़न बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीज़न. इक्वेशनल में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम,
जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या होता है, रिमेन्स सेम। जैसे 46 क्रोमोसोम्स है तो वो 46 ही रहेंगे, पर इसमें क्या होता है 46 क्रोमोसोम्स कितने भी चेंज हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। तो ये रिडक्शन डिवीज़न है और ये इक्वेशनल डिवीज़न। माइटोसिस आपके पूरे जितने भी बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें होता है, पर मियोसिस केवल आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। तो विल लुक एट द वीडियो एंड इफ़ एनीथिंग इज़ नॉट क्लियर टू यू, यू कैन आस्क मी। मेरे को आप फटाफट व्हाट्सएप में लिख के भेजिएगा कि क्या नहीं समझ में आया। ओके, एंड लिसन टू दिस। This is about, yes, this is regarding comparison between plant and animal cell. In this module, you will learn about the differences between plant and animal cell. Cell, as we already know, is the structural and functional unit of life. Both plants and animals are made of cells. However, a plant cell and an animal cell are different from each other. Let us look at a plant cell and an animal cell closely and compare them. As you can see, both plant and animal cells appear different from outside. On the outside, a plant cell is surrounded by a cell wall. Next to the cell wall, a cell membrane is present. However, in case of an animal cell, no cell wall is present. Only the cell membrane surrounds the cell. Let us now go inside a plant cell and an animal cell and see how they differ from inside. If you look at both the cells carefully, you can see spaces in both plant and animal cells. However, in case of a plant cell, there is only one large space, while in case of an animal cell, there are several small spaces present. These spaces are called vacuoles. So, a plant cell has one large vacuole, whereas an animal cell has multiple smaller vacuoles. In addition, a plant cell contains several colored structures that are not present in an animal cell. These structures are scattered in the cytoplasm. These are called plastids. Some of these plastids have a special green pigment called chlorophyll. The chlorophyll provides color to the leaves and helps in the process of photosynthesis. The plastids having chlorophyll are called chloroplasts. So, one of the major differences between a plant cell and an animal cell is the presence of plastids. Let's recap. A plant Okay, so this is regarding plant cell and animal cell, and lastly the cell division. I have to सेल tell you. डिवीजन, क्या आप जानते हैं कि ये सब पॉसिबल कैसे है? ये सब एक प्रोसेस की वजह से होता है जिसे सेल डिवीजन बोलते हैं। सेल डिवीजन प्रोसेस में एक मैच्योर सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है। अर्थ पे लाइफ पूरी तरह सेल के डिवीजन की एबिलिटी पर ही डिपेंड करती है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा और बैक्टीरिया के लिए सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का तरीका है। हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन ग्रोथ, रिपेयर और रीजनरेशन में हेल्प करता है। अगर सेल डिवाइड ना करे तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से ना बेबी बनना पॉसिबल है और ना ही बेबी से एडल्ट बनना। सेल डिवीजन के बिना वुंड भी हील नहीं होगा क्योंकि स्किन रीजनरेट होने के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। ये सुनने में स्कैरी है ना? अब हमें पता है कि सेल डिवाइड होता है, तो चलिए अब सेल डिवीजन का प्रोसेस समझते हैं। सेल डिवीजन में दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, इंटरफेस और एम फेज या माइटोटिक फेज। इंटरफेस में सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो जाता है। एक सर्टेन साइज तक ग्रो होने के बाद सेल एम या माइटोटिक फेज में चला जाता है। एम फेज में सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। क्योंकि न्यूक्लियस सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है तो इसका डिवीजन सबसे पहले होता है। इसीलिए माइटोटिक फेज के दो स्टेप्स हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। क्या आप नाम से बता सकते हो कि इनका मतलब क्या है? वेल, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस है और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन है।
ये एम फेज का फर्स्ट पार्ट है। जब न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है तब सेल में साइटोकाइनेसिस शुरू होता है। आई होप कि आपने अब साइटोकाइनेसिस का मतलब गेस कर लिया होगा। हाँ, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और ये सेल डिवीजन का लास्ट स्टेप है। साइटोकाइनेसिस में सेल मेम्ब्रेन में फरो फॉर्मेशन होता है जिससे सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल होता है जो सेल मेम्ब्रेन की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस एक यूनिक वे में होता है। कैरियोकाइनेसिस के कंप्लीट होते ही प्लांट सेल के बीच में एक सेल प्लेट डेवलप होता है। ये सेल प्लेट स्लोली एक्सटेंड होता है और सेल वॉल बन जाता है। इससे साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है और दो डॉटर सेल्स बनते हैं। तो अब तक हमने सेल डिवीजन का प्रोसेस देखा है। अब सेल डिवीजन के टाइप्स के बारे में जानते हैं। सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जो हमारी बॉडी के सारे लिविंग सेल्स में होता है। ग्रोथ से लेकर रीजनरेशन तक माइटोसिस एक ऐसा सेल प्रोसेस है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होकर दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड होता है। इसे समझने के लिए हम ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। एक ह्यूमन सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इंटरफेस में क्रोमोसोम डुप्लीकेट होकर 92 बन जाते हैं। सेल फिर माइटोसिस के एम फेज में एंटर होता है जिसमें दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और दोनों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल के डुप्लीकेशन और इक्वल शेयरिंग के कारण दोनों डॉटर सेल्स एक दूसरे के क्लोन्स होते हैं। माइटोसिस सारे लिविंग सेल्स में होता है पर हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनमें मियोसिस होता है। ये जर्मिनल सेल्स हैं जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये मेल्स में स्पर्म्स और फीमेल्स में ओवा प्रोड्यूस करते हैं। माइटोसिस की तरह मियोसिस का भी एक और नाम है, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि मियोसिस के एंड में डॉटर सेल्स के पास सिर्फ 50% जेनेटिक मटेरियल रहता है। अब इसे भी एक ह्यूमन सेल के एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। मियोसिस के इंटरफेस में क्रोमोसोम नंबर डबल होकर 92 होते हैं, पर मियोसिस के एम फेज में 2 बार सेल डिवीजन होता है जिससे 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और उनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि इनमें आगे होने वाले मियोसिस से जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा? ऑब्वियसली नो। जैसे मैंने पहले बताया, मियोसिस सिर्फ जर्मिनल सेल्स में होता है और इसका एम है हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करना। वेट, ये हैप्लॉइड क्या होता है? वेल, अगर कोई भी ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स की जगह सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हों उसे हम हैप्लॉइड बोलते हैं, और जिन सेल्स में 46 या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हों तो उन्हें हम डिप्लॉइड बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि गैमेट्स हैप्लॉइड क्यों होते हैं? वेल, हमें पता है कि स्पर्म और एग के फ्यूज़ होने से जाइगोट बनता है। सोचो अगर स्पर्म और एग दोनों डिप्लॉइड होते तो क्या होता? हाँ, जाइगोट में 92 क्रोमोसोम्स होते और फिर आने वाले जनरेशन्स में 184 और उसके बाद 368 क्रोमोसोम्स होंगे। ऐसे क्रोमोसोम्स का बढ़ना बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, इसीलिए गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होने चाहिए। तो हमने आज सेल डिवीजन के प्रोसेस और टाइप्स के बारे में सीखा। चलिए अब हम रिकैप कर लेते हैं। तो दिस इज़ रिगार्डिंग सेल डिवीज़न। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको कैसे क्या करना है। माइटोसिस मियोसिस का मेन आपका थोड़ा सही पार्ट है कि उसको इक्वेशनल क्यों रिडक्शनल क्यों बोलते हैं, दैट इज, ठीक है। अगर आपको इसमें से जो भी कुछ अभी भी नहीं क्लियर है तो वो आप पूछ सकते हैं। और आपको क्या करना है, इंटेक्स क्वेश्चंस करने हैं बुक के, लास्ट की एक्सरसाइज करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ वो आप लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द differences between plant and animal cell, ठीक है। इसको आप लिख लोगे, अभी आपने देखा भी है, रिसेंटली आपने देखा है। सेकंड आप लिखोगे व्हाट आर प्लास्टिड्स
what are plastids, and types of plastids and types of plastids. Then question number 3. Three differences between mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis. Then fourth question which you have to do, that is fourth is draw, ये बहुत important है, draw well labeled diagram of plant and animal cell. Fifth, you have to write the common names of cell organelles. ओके तो ये आपका हो गया। और इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी है अभी आप पूछ लीजिए, जो पार्ट नहीं समझ में आया वो लिख के पूछ लीजिए। और इसमें फिर अभी मैं क्वेश्चंस करूँगी क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और इसमें आपका टेस्ट होगा, चाहे क्विज फॉर्म में कुछ भी हो वो होगा आपका। ठीक है, इट इज़ ओके। ओके, थैंक्स।